Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Shorts. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का फोर्थ चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन दैट मीन्स एटम्स होते क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एटम्स क्या होते हैं. एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. यानी कि एटम क्या होते हैं कि जो भी मैटर है सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. यानी कि जितने भी हमारे आसपास की चीजें हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, या फिर हमारी बॉडी है, या फिर आसपास की जो भी है बोर्ड है, चौक है, मार्कर है, ये सारी जो चीजें हैं जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास की वो सभी किससे बनी हुई होती हैं? एटम्स से बने हुए होते हैं. यानी कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके मैटर बना हुआ है. एटम क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. The concept of atoms has evolved through many experiments and models. यानी कि जो एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यानी कि सबसे पहले एटम एक नाम दिया गया, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे मॉडल उसके ऊपर दिए गए. यानी कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किससे बना हुआ है एटम, किस तरीके से ये सारी चीजें इसके अंदर अरेंज्ड हैं, ये सारी चीजें इसमें हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू द next topic. Our next topic is Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory क्या है? एटम की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली थ्योरी जो आई थी वो किसकी थी? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी. डॉल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था. डॉल्टन ने क्या बताया था? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. यानी कि जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिसको हम एटम बोलते हैं, ऐसा डोल्टन ने बताया था. ठीक है. उसके बाद सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बताई थी? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. यानी कि एक सेम एलिमेंट की अगर हम बात करें, किसी भी एलिमेंट की, जैसे कि वाटर है, वाटर के अगर एटम्स की हम बात करें जैसे कि H2O है, तो इसके सभी मतलब किसी भी तरीके का वाटर होगा उसके एलिमेंट्स जो है यानी कि जो एटम्स हैं, या फिर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो बनी हुई होती है किससे बनी हुई होती है? दो हाइड्रोजन से बनी हुई होती है, तो इसके एटम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. ठीक है. सेम एलिमेंट के अगर एटम्स की हम बात करें तो वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. वहीं अगर इस वाटर को हम गैस के साथ, CO2 गैस के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन अलग है. ठीक है. वाटर यहाँ पे H हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है. तो अगर किसी दूसरे एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसके एटम आइडेंटिकल नहीं होते हैं. ठीक है. थर्ड थिंग उन्होंने क्या बताई थी? एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड वॉल नंबर रेशो. यानी कि एटम जो है वो क्या होते हैं? फिक्स्ड वॉल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं. जैसे कि वाटर में हमेशा क्या होंगे? दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है. यानी कि सिंपल अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. यहाँ पे क्या रहेगा? नंबर ऑफ कार्बन या फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या रहेंगे? ऑलवेज सेम रहेंगे. ठीक है. दिस इज द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नाउ इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन मतलब क्या है कि ये फेल क्यों हुई थी थ्योरी? फेल टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ये थ्योरी फेल क्यों हुई थी? क्योंकि इसने चार्ज पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था. चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इनके बारे में ये एटम के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर किस तरीके से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाता है कभी, तो ये चीज डोल्टन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. सेकेंड थिंग, इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था. आइसोटोप्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं उस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है. आइसोटोप्स होते क्या है इस चीज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट इज डाल्टन की थ्योरी के बाद क्या आया था? मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? J.J. थॉमसन ने.
जे थॉमसन ने क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना। उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की ड्यूरिंग ही उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए उन्होंने क्या मतलब उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी विद द हेल्प ऑफ कैनल रेज। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद नई थ्योरी आई, नया मॉडल आया एटम का, जिसके अंदर जो कि किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। सो उस मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम है वो क्या है, एक स्फीयर की तरह है। ठीक है। यानी कि एटम जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर की तरह है। और उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से एम्बेडेड हैं, जैसे कि प्लम इन द पुडिंग। पुडिंग प्लम होते हैं पुडिंग के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर जिस तरीके से सीड्स होते हैं। ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट है स्फीयर का, इसमें अगर वाटरमेलन की हम बात करें तो जो रेड वाला पार्ट है उसको एक पॉजिटिव स्फीयर कंसिडर किया गया है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किया गया है। ठीक है। ये था थॉमसन का मॉडल। अब ये भी एक फेल हो गया था। ये फेल क्यों हुआ था, क्योंकि इसने बाकी के जो एक्सपेरिमेंट हुए इसके बाद बहुत सारे जैसे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है या फिर और एक्सपेरिमेंट है, उनके रिजल्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। तो इसीलिए थॉमसन मॉडल भी फेल हो गया था। ठीक है। सो उसके बाद आए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी उन्होंने, कोई और भी मैटर ले सकता था, कोई भी मटेरियल ले सकता था। ठीक है। उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थी, एक बिल्कुल थिन लेयर चाहिए थी। गोल्ड ही एक ऐसा मैटर है जिसकी सबसे थिन जो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब जो सबसे थिन इसकी सबसे थिन इसको कर पाना पॉसिबल है, ऐसा गोल्ड ही है। ठीक है। किसी और को अगर इतना थिन कर पाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि गोल्ड की जो थिनिंग हुई थी उसके अंदर जो लाइन जो मतलब जो हमें ऑब्टेन हुआ था जो सीट, उसमें जो एटम्स थे अबाउट 1000 एटम्स की जो उसकी थिकनेस थी। ठीक है। 1000 एटम्स की थिकनेस थी इसके अंदर गोल्ड की जब थिनिंग की गई थी, जो उसके लिए फॉइल उसने जो भी ली थी। ठीक है। सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करवाई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने क्या चीजें ऑब्जर्व करी थी, यानी कि जिस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिया था, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एलिमेंट लिया था, और यहाँ से उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से स्कैटर इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाई थी। यहाँ पे कॉलीमेटर लगा हुआ है ताकि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे। ठीक है। जब उन्होंने यहाँ पे गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स से बॉम्बार्डमेंट करवाई थी, तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। फर्स्ट चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स जो है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से सीधे निकल जाते हैं। ठीक है। फ्यू डिफ्लेक्टेड, और कुछ जो है उनमें से वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, या तो किसी एंगल से, इस तरीके से मान लो ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, या फिर इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। और कुछ सिर्फ कुछ ही एलिमेंट एटम्स जो है वो सीधे जा पा रहे हैं, सॉरी कुछ ही पार्टिकल्स जो है वो सीधे जा पा रहे हैं। ठीक है। और कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वापस बैक चले जा रहे हैं, यानी कि अगर हम मान लेते हैं 12,000 अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर इंसिडेंट करवाए गए हैं, तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वापस बैक चला जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आपको इस तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करके लिखनी है इसमें। ठीक है। सो यहाँ पे मान लेते हैं अगर 12,000 एटम्स अल्फा पार्टिकल्स हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाए हैं, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो कहाँ पे जा रहा है, बैक जा रहा है। तो ये थी उसकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी, कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे पास हो जा रहे हैं, कुछ जो है वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत ही कम, यानी कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो वापिस आ रहा है। ठीक है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये क्या थी, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी।
इस बेस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि मतलब इसका कंक्लूजन क्या था, एटम हैज ए स्मॉल डेंस न्यूक्लियस। सो उन्होंने क्या बताया था, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। जैसे कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या था, न्यूक्लियस एट सेंटर पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी कि उन्होंने मतलब एक कंक्लूजन जो निकाला था वो हम डिस्कस करते हैं। कि जैसे कि उन्होंने क्या बताया था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास हो जा रहे हैं और कुछ जो है वो वापस बैक आ रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, हीलियम आयन जो है उसी को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, हीलियम आयन है, इसको हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया था। हीलियम आयन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज ही है जो कि इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होता या फिर कुछ और होता तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा था और ये इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको इसने रिपेल किया जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो ये कंफर्म होगी कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे पास हो रहे हैं। सो जो सीधे पास हो रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, वहां पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि खाली स्पेस है। अगर कुछ भी यहाँ पे होता, पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव होता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है या फिर कोई ना कोई चीज यहाँ पे जरूर शो करता। सो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधे सीधे जा रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे खाली स्पेस है। सो उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी थी, कि यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, मोस्टली जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है। और सेकंड थिंग उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी थी, कि सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो दूसरा यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी यहाँ पे, कि एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस स्ट्रेट वापस मतलब बैक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे सेंटर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, इसको कंप्लीटली रिपेल कर दे रहा है। इसी वजह से ये कहाँ पे जा रहा है, वापस जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, वापस बैक जाएगा। ठीक है, वहीं पे दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो वापस बैक क्यों नहीं आए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इससे डिस्टेंस पे थे। जैसे कि अगर यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पास होएगा तो ये क्या करेगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, सो ये क्या होएगा, डिफ्लेक्ट होएगा। अगर और भी ज्यादा दूर है इससे, और ज्यादा डिस्टेंस पे है, सो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होएगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से सीधे पास हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब इसका अगर कंप्लीटली कंक्लूजन हम देखें तो क्या है, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा कहाँ पे है, सेंटर में कंसंट्रेटेड है। यानी कि पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का, वो कहाँ पे है, इसके सेंटर में है। ठीक है, सो इसी वजह से यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट इसके सामने से आ रहे हैं और ये इसको क्या कर दे रहा है, रिपेल कर दे रहा है। ठीक है, सो आई होप रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आ गया होगा। यानी कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था, कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर में कंसंट्रेटेड है, और उसका नाम उन्होंने दिया था न्यूक्लियस। यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या हैं इसके, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यानी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किस तरीके से, ये डिस्कस करते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या बताया था, कि सेंटर में क्या है,
पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बाहर से रिवोल्व कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है रिवोल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर पढ़ ही चुके हो ये चीज तो। यानी कि यहाँ पे इसके बाहर से अगर ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा है, तो वहां पे क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक्सेलरेशन है। सो कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, इमिट करता है कुछ ना कुछ एनर्जी। ठीक है। इमिट्स एनर्जी। यानी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। तो अगर ये एनर्जी को रेडिएट करता है तो क्या होएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एनर्जी रेडिएट, जैसे जैसे इसकी एनर्जी रेडिएट होएगी तो ये कहाँ पे जाएगा, नीचे आता जाएगा इस तरीके से। और एनर्जी रेडिएट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो एटम एग्जिस्ट करता ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है। सो इस चीज को रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है। सो यानी कि वो स्टेबिलिटी को, एटम किस तरीके से स्टेबल है, अगर ये इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये स्टेबल है ही नहीं अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है। सो इस चीज को एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ इसके बाद जो इस चीज को एक्सप्लेन किया था वो कौन थे, बोर। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर मतलब कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद किसका मॉडल आता है, बोर का। बोर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। यानी कि रदरफोर्ड किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में रिवोल्व कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, और एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो वो नीचे आते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में चले जाएंगे। ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया है बोर्ड ने। तो बोर्ड ने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ना कि वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है। जिनको उसको उन्होंने एनर्जी लेवल्स बोला गया है, एनर्जी लेवल्स बोला है उनको, या फिर उनको क्या बोला है, शेल। सो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। सो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी कि जिस तरीके से 1 E 2 E इस तरीके से इनकी एनर्जी होती है, मतलब सॉरी, जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी कि एनर्जी इनकी कुछ एनर्जी इनकी फिक्स एनर्जी है। ठीक है। सो एनर्जी इमिटेड अब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन लेवल्स। यानी कि अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग या फिर क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बोर ने क्या बताया कि इसमें सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट या फिर इमिट या फिर ऑब्जॉर्व सिर्फ तभी करता है जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है। ठीक है। जैसे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। सो इसको मान लेते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये सेकंड है, इसी तरीके से थर्ड होगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवोल्व करते हैं। ठीक है। सो अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है, तो फर्स्ट की कुछ एनर्जी होगी फिक्स, सेकंड की भी कुछ एनर्जी फिक्स होगी E2। ठीक है। E1 मान लेते हैं इसकी, और इसकी क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे अगर सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो वो क्या करेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, यानी कि फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी है उससे एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको वो क्या कर देगा, इमिट कर देगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितनी एनर्जी बाहर निकालेगा, ये E2 माइनस E1। ठीक है। ये एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या है, ये चीज आप आगे हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। यानी कि इसकी प्रॉपर एक वैल्यू होती है 13.6 माइनस 13.6, और बाद में उसके साथ जेड और एन का रिलेशन आता है। तो वो आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। ठीक है। सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी सबकी एक फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है।
सो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वो एनर्जी को रेडिएट सिर्फ तभी करते हैं, रेडिएट करते हैं या फिर अब्जॉर्ब भी करते हैं, वो सिर्फ तभी करते हैं जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं। ठीक है। अब्जॉर्व कब करेंगे, जब फर्स्ट लेवल से जैसे कि मान लो सेकंड लेवल में जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, आप फर्स्ट मान लो अभी नाइन्थ क्लास में हो, तो नाइन्थ क्लास से आपको टेंथ क्लास में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, नाइन्थ क्लास के एग्जाम देने होंगे, उसमें पास होना होगा, फिर आप टेंथ क्लास में जा पाओगे। ठीक है। सो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में जाते हैं, तो उनके पास क्या होना चाहिए, सेकेंड लेवल की जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। ठीक है। सो उस एनर्जी को वो क्या करेंगे, कहीं से भी अब्जॉर्व करेंगे। वो कैसे अब्जॉर्व करेंगे, किस तरीके से उनको एनर्जी दी जाती है, ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यानी कि बोर मॉडल क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एनर्जी वो तभी इमिट या फिर अब्जॉर्व करते हैं जब वो जंप करते हैं बिटवीन एनर्जी लेवल्स। ठीक है। फिर उसके बाद बोर ने इन एनर्जी लेवल्स को या फिर सेल्स को कुछ नाम दिया गया है। एक नाम क्या है इनका, जैसे कि के, एल, एम, एन, इस तरीके से इनके नाम दिए गए हैं एंड सो ऑन। जैसे कि फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसका नाम क्या दिया गया है, के। सेकंड क्या का नाम क्या है, एल। इस तरीके से थर्ड जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और फोर्थ जो एनर्जी लेवल है वो एन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे ये चलते जाएंगे। ठीक है। सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। ठीक है। बोर मॉडल जो है मतलब सबसे जो एक्यूरेट जो मॉडल है एटम का वो कौन सा है, बोर मॉडल ही है। इसके बाद कोई भी मॉडल नहीं आया है अभी तक के लिए। ठीक है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, मतलब बाद में उसके बाद न्यूट्रॉन्स के बारे में भी बताया गया है बोर के बाद में। ठीक है। सो उसके बाद होती है डिस्कवरी न्यूट्रॉन की। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एटम के सेंटर में तो क्या है, प्रोटॉन्स हैं। उसके बाहर से जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, मतलब उसके बाहर से एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सो उसके बाद डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन्स की। जेम्स चैडविक जो है उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन्स की 1932 में। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, छोटे छोटे सब पार्टिकल्स होते हैं एटम के, उसी तरीके से न्यूट्रॉन्स जो है वो भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसके ऊपर चार्ज जीरो होता है। यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, और मास जो है उसका नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नियरली इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है। सो यानी कि न्यूट्रॉन जो है उसके बाद में मतलब न्यूट्रॉन की भी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एटम में कहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, किस तरीके से। ठीक है। सो नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो न्यूट्रॉन किस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है बाद में, ये बताया गया है कि जो न्यूट्रॉन है, जिस तरीके से एटम के अंदर क्या बताया गया था कि यहाँ पे इसके सेंटर में क्या होते हैं, सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि सारे प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, इसके न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर से राउंड लगा रहे होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब इसका मास जो है वो मेजर किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया जैसे कि एक प्रोटॉन का मास है। ठीक है। तो एटम का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है मतलब इसके प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये भी किस में होता है, केजी में होता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके ड्यूरिंग देखा गया कि अगर हम मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सो इसके अकॉर्डिंग इसका मास जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैसे नेग्लिजिबल ही किया जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा जो एटम है जैसे कि हीलियम है, हीलियम में क्या होता है, दो प्रोटॉन होते हैं और दो ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है, तो इसका मास किसके इक्वल होना चाहिए, 2 प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया वहां पे कि इसका मास जो है 2 प्रोटॉन के मास से अबाउट डबल है। ठीक है, यानी कि इसका क्या है, डबल है। तो इसी बेस पे ये चीज एक्सप्लेन की गई थी कि एटम के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट नहीं होते, वहां पे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स की। ठीक है, सो ये जो थ्योरी दी गई थी ये न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद दी गई थी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यानी कि अभी अगर हम देखें तो एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो प्रोटॉन कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सारे सेंटर में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, सेंटर में है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, बाहर से उसके बाहर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर, जो कि फिक्स्ड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोटॉन की डिस्कवरी, सॉरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या पता चलता है कि इसके न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। ठीक है, और इनको क्या बोला गया है, न्यूक्लियॉन्स बोला गया है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि कोई भी एटम अगर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी के इक्वल क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। हीलियम की अगर बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। सो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, और उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देन आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स अगर किसी एटम के अंदर मान लेते हैं हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, न्यूट्रॉन्स। सो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। सो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यानी कि किसी भी एलिमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है। सो मान लेते हैं ये एक्स हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है। यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ऊपर जो लिखा हुआ होता है, यहां पे लिखा हुआ होता है जो, ये क्या होता है, इसका मास नंबर होता है, मास नंबर। ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और इसका मास नंबर कितना है, 23। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इस एटम के अंदर, 11 है। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, 11 है, मास नंबर इसका कितना हो गया, मास नंबर कितना हो गया इसका, 23। तो अगर हमें इसे नंबर, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, सो मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 11। यानी कि अगर 23 में से 11 अगर हम माइनस कर देते हैं तो बाकी के जो बच गए हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। सो 3 - 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। ठीक है, और मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से। यानी कि अगर हम देखें इस तरीके से, अगर इस एलिमेंट को अगर हम लिखें तो इस एलिमेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मास नंबर, और नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम लेते हैं जैसे कि,
ठीक है। हीलियम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमने, 2 लिखा हुआ है, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, अगर प्रोटॉन 2 हैं और मास क्या मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है इसका, 4 है। ठीक है। सो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यानी कि जेड, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 2 है। तो अगर इसके अंदर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से निकालेंगे, ए माइनस जेड, ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब कि छोटे 1 मार्क में इसको पूछ लिया जाता है कभी कभी। सो ए कितना है हमारे पास यहाँ पे, 4 है, एंड जेड कितना है, 2 है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं हम इसके। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर की जो एक पूरी टेबल दी हुई है, 20 तक आई थिंक, या फिर 18 तक दिए हुए होंगे एनसीईआरटी के अंदर, वो सभी याद करने हैं आपको। ठीक है। सो जैसे कि हम मान लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, और इसका मास नंबर होता है 35। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर 17 है, दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17। मास नंबर कितना है, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करें, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ए माइनस जेड के इक्वल हो जाएंगे। सो दिस विल बी 35 माइनस 17, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 18 है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और जैसे कि लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, और इसका मास नंबर होता है 5। मास नंबर कितना होता है इसका, 5 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाँ लिथियम थर्ड पे ही आता है। ठीक है। सो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया, ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 5, और ए माइनस जेड, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2। ठीक है। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, या फिर अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमें दिया हुआ है कोई एटम, जिसमें हमें बताया गया है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हैं 12। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें कितने हैं, 12 है। ठीक है। तो अगर हमें बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा और मास नंबर क्या होगा, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। यानी कि जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अब मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 12 हैं। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम का। ठीक है। 1 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखने हैं आपको, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लेना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसने दिया था, बोर और बोरी, जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यानी कि बोर ने क्या बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो, जो फर्स्ट सेल है हमारे पास, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। सेकंड के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। और थर्ड के अंदर कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था 2n², जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि 1 2 3 4, इस तरीके से n की वैल्यू हो जाएंगी। सो जैसे कि अगर मान लेते हैं हम फर्स्ट सेल की बात करें, अगर फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो 1 का स्क्वायर 1। सो फर्स्ट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है। सेकंड की अगर बात करें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8। इसी तरीके से थर्ड सेल के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू
टू, और इसका क्यूब हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ के लिए कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो ये क्या है, रूल है फाइंड आउट करने का कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल हमारी कौन सी थी, के थी, सेकंड एल, थर्ड एम, और फोर्थ कौन सी है, एन। ठीक है, सो ये भी याद रखना है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ के, एल या फिर एम इस तरीके से नाम दे दिया जाता है। सो के कौन सी है, फर्स्ट है, एल सेकंड है, एम थर्ड है, एन फोर्थ है, उस तरीके से आगे इसी तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसके अंदर तो एक ही है, फर्स्ट सेल में आ जाएगा एक। ठीक है। फिर कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन में टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ 2 आ सकते हैं, बाकी के जो बच गए वो कहाँ पे जाएंगे, थर्ड सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है। सो थर्ड सेल, सॉरी सेकंड सेल में जाएंगे, सेकंड सेल में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है सोडियम, सोडियम के का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है। सो फर्स्ट सेल में कितने आ जाएंगे, 2, सेकंड में कितने आ जाएंगे, 8, बाकी के कितने बच गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, बाकी के कितने बच गए, एक बच गया, तो वो किस में आ जाएगा, थर्ड सेल में आ जाएगा। ठीक है। एक चीज और, एक रूल और यहाँ पे याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है, यानी कि जैसे कि के, एल, एम और एन, इसी तरीके से आगे चलती जाती हैं। आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें या तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो इसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, और अ, बाकी अगर सेल की बात करें हम तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर 8 से ज्यादा हो जाते हैं उसके अंदर तो हम नेक्स्ट सेल में फिल करना उनको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 17 होते हैं। अच्छा, एक ये चीज मैं बताना भूल गई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। ठीक है। अगर उसकी हम नॉर्मल स्टेट की बात करें, अगर एक्साइटेड स्टेट है यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में डिफरेंट होएगा। लेकिन अगर उसकी नॉर्मल स्टेट है यानी कि न्यूट्रल स्टेट जो है उसकी, तो उस केस में वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है। सो क्लोरीन के अंदर 17 एटम है, के सेल के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे, एल के अंदर कितने आ जाएंगे, 8, और 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, बाकी के कितने बच गए, 7 बच गए। सो 7 किस में आ जाएंगे, एम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम बात करें आर्गन की, आर्गन में कितने होते हैं, 18। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे आ जाएंगे 8, और बाकी के जो 8 बच गए वो एम के अंदर आ जाएंगे। और अगर इससे भी ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी के अंदर हैं तो वो फिर 8 के बाद कहाँ पे जाएंगे, एन सेल में जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 24, 24 किसका होता है, क्रोमियम का। सो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट में कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है। सेकंड में कितने आएंगे, 8। थर्ड में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो ये 8, 10 और 18 हो गए, बाकी के कितने बच गए हमारे पास, 18, 6 बच गए। तो बाकी के जो 6 हैं वो कहाँ पे जाएंगे, एन सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है। सो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम का इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है। उससे ज्यादा है वो कहाँ पे जाएंगे, एल में जाएंगे। फिर एल अगर कंप्लीटली फिल हो जाती है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर एल में है तो वो कहाँ पे जाएंगे, बाकी के बचे हुए एम के अंदर जाएंगे। एम कंप्लीटली फिल होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, एन के अंदर जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। सो आई होप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है,
जैसे कि हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। ये दो तो पहले कुछ थे ही नहीं, इस तरीके ऐसी एग्जांपल बताए थे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन के, और यहाँ पे ले लेते हैं हीलियम एंड लिथियम, ठीक है। सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में कितने होते हैं, दो होते हैं। लिथियम में कितने होते हैं, तीन एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि तीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हो गए, तीन हो गए। तो दो पहले में आएंगे, बाकी के जो बच गए वो कहाँ पे जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, ठीक है। सो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पे डिपेंड करेगी वैलेंसी। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस सेल को स्टेबल होने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, कोई भी मतलब ऑर्बिट है, जैसे कि K L M N, ये सेल जो हैं इनको स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, जैसे कि के में कितने चाहिए हमें, टू चाहिए। इसमें कितने चाहिए, एट। इसमें भी एट, और इसमें भी एट चाहिए, ठीक है। या फिर क्या चाहिए, अगर एट नहीं है तो जीरो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो और जीरो, ठीक है। या तो एट होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, या फिर जीरो होने चाहिए, ठीक है। सो जीरो अगर है तो उससे पहले वाली सेल देखेंगे हम, ठीक है। जीरो अगर किसी में भी है तो कौन सी देखेंगे, उससे पहले देखेंगे। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन फील किया जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फील किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहला या आखिरी यही है, तो ये किस में आया है, के अंदर आया है, तो इसकी आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। हीलियम के लिए भी आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी, के। लिथियम के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। सो इनके आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अगर फर्स्ट है तो दो चाहिए, बाकी अगर कोई भी है तो एट चाहिए, ठीक है। सो अब इसकी वैलेंसी किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे किसी को, या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। अगर इसने इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और दो पे केस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये क्या कर सकता है, अपना एक किसी को दे सकता है, तो जीरो हो जाएगा, जीरो पे भी क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम के अंदर आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, के है, और के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो हैं। और इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, दो ही चाहिए होते हैं, यानी कि ये स्टेबल है, तो इसमें ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इसीलिए इसको नोबल गैस बोला जाता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम के फर्स्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर मोस्ट में कितने आए हैं, एक आया है, और इसको स्टेबल होने के लिए कितने और चाहिए, आठ चाहिए टोटल। तो यानी कि एक इसके पास है, सात और इसको चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको सात कोई इलेक्ट्रॉन दे दे अपने, तो ये क्या करेगा, अपना एक किसी को दे देगा, ठीक है। सो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वैलेंसी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वैलेंसी नेगेटिव होती है, और अगर मतलब एक्सेप्ट करता है तो कैसी होगी, नेगेटिव, और अगर डोनेट करता है तो वैलेंसी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। टू, ये स्टेबल है, एट, ये भी स्टेबल है, इसमें कितने हैं, सेवन है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, एक और चाहिएगा, ठीक है। तो इजीली कोई भी इसको एक अपना दे देगा, लेकिन ये अपने साथ तो किसी को नहीं देगा, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो, ठीक है। सो इसको इजीली कोई भी एक दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन में क्या है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो एट हैं, तो ये भी क्या है, स्टेबल है, ये भी किस में आता है, नोबल गैस में आता है, ठीक है।
उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 24। इसकी आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। सो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के लिए क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये किसी को डोनेट करता है तो उसकी इसमें पॉजिटिव होती, लेकिन ये डोनेट करेगा नहीं 6 इलेक्ट्रॉन किसी को भी। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो वहां पे वैलेंसी क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको वैलेंसी क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिन एलिमेंट्स में जेड सेम रहता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है इसमें? डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन मास नंबर क्या है इनके? डिफरेंट है। जैसे कि 1 है, 2 है, और इसका कितना है? 3 है। इसको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है और मास नंबर क्या है इनका? डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आइसोबार। आइसोबार्स कौन से होते हैं? जिसमें मतलब जो आइसोटोप के ऑपोजिट होते हैं, दैट मीन्स जिसमें सेम एटॉमिक सॉरी मास नंबर होता है और डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि आइसोटोप का उल्टा होता है, इसमें एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? डिफरेंट होता है, और मास नंबर क्या होता है इसमें? सेम होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम है और आर्गन है, इसका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट होता है। आर्गन का 18 होता है और इसका कैल्शियम है या तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, लेकिन मास नंबर इनका क्या है? सेम है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल हम देखें इसका, जैसे कि अगर हम आइसोटोप की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं? कार्बन 12 होता है एक, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और एक आइसोटोप कौन सा होता है इसका? कार्बन 14 होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, और क्लोरीन 35 होता है। और दूसरा आइसोटोप इसका कौन सा होता है? क्लोरीन 37। क्लोरीन 37 और एटॉमिक नंबर कितना था? 17, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस क्या है? आयोडीन जो है वो किस में यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड के अंदर यूज होता है। कोबाल्ट कहाँ पे यूज होता है? कैंसर थेरेपी में यूज होता है। और यूरेनियम कहाँ यूज होता है? एज ए फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम हायर क्लासेस में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई थिंक ये लास्ट है, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। एक बार समरी हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी है, यानी कि एटम के बारे में ही इस चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। सो एटम होता क्या है? एटम क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं या फिर हमारी बॉडी है वो उससे बनी हुई होती है, ठीक है। सो एटम में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डोल्टन की थ्योरी थी। डोल्टन ने क्या बताया था कि एटम एग्जिस्ट करता है, मतलब जो सभी मैटर है वो एटम से बने हुए हैं, ये चीज उन्होंने बताई थी। फिर थॉमसन का थॉमसन का मॉडल आया था। थॉमसन का मॉडल जो कि फेल हो गया था, उसके अंदर कुछ नहीं था। वाटरमेलन के अंदर क्या था? मतलब जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। जो लास्ट जो मॉडल आया था हमारे पास वो किसका था? बोर था। बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है कि सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दिया था बोर ने। यानी कि एटम के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था। ठीक है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।